स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी, जिस धरातल पर हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पर जिसको हम जानते हैं, लेकिन उसके आंतरिक संरचना कैसी है इसके बारे में हम बहुत कम विद्यार्थियों को पता है। फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक है। इसके अलावा ये टॉपिक एमए फाइनल, नेट में, जेआरएफ में, आईएएस में और इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इसमें काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक से अब उसमें आते हैं जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस तरह से दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर हम देखें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम सब सोचेंगे कि हम क्यों नहीं डायरेक्ट खुदाई कर लें और पृथ्वी जो हमारी है ग्लोब इधर से खोदें और खोदते खोदते नीचे जाए और यहाँ तक हम देख लें कि अंदर क्या है, चट्टानें निकालते जाए और पता चल जाएगा हमको कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चट्टानें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पृथ्वी के अंदर ऐसा सोचा भी कई वैज्ञानिकों ने, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया साइबेरिया में, यूएसए के नॉर्थ में, कि हम ऐसा कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया मशीन उन्होंने बनाई और ड्रिलिंग मशीन उस पर, और उसको खुदाई करनी शुरू करी और खुदाई करके सोचा कि हम इतना गहरा तक खोद लेंगे कि हम पृथ्वी के अंदर प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्टली हम ये चट्टानें निकाले के महसूस कर लेंगे कि किस तरह की चट्टानें अंदर हैं और पृथ्वी का अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना कैसी है। परंतु वो फेल हो गए। 8 किलोमीटर से नीचे जाने पर वह और खुदाई नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है और एक लिमिट के बाद सारे इक्विपमेंट, हमारी ड्रिलिंग मशीन काम करना बंद कर दिया, तो वो प्रोजेक्ट काम में नहीं किया। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान तो है नहीं, ये बात तो तय है। तो जो भी हमको पृथ्वी के बारे में डायरेक्ट नॉलेज ना होने के कारण जो भी हमें नॉलेज है वो इन्फ्रेंसेस के द्वारा है। इन्फ्रेंस मतलब हम किसी साइंटिफिक फैक्ट के बेसिस पे हम ये निकालते हैं कि क्या हो सकता है। डायरेक्ट ना होके हम किसी साइंटिफिक या एक वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर ये निकालते हैं कि अंदर पृथ्वी के अंदर कैसी संरचना होनी चाहिए। तो अब वो कुछ साक्ष्य हैं, उन साक्ष्य के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अब वो साक्ष्य कौन से हैं? तो साक्ष्य को समझने के लिए ये एक चार्ट है। पृथ्वी से संबंधित जो साक्ष्य हैं, साक्ष्य को कहेंगे हम एविडेंसेस कह सकते हैं इंग्लिश में। एविडेंसेस कि कौन से एविडेंसेस है जिनसे वी कैन नो अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। वो 3 तरह के साक्ष्य हैं। पहला है पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। अब पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत हमने पढ़े हुए हैं और फर्स्ट ईयर में तो पहला ही चैप्टर है। अदरवाइज ये सिद्धांत हमने कई तरह के सिद्धांत दिए हुए हैं, समझिए 15-16 तरह के सिद्धांत है जो कि दिए गए हैं। और हर सिद्धांत जो दिया गया है, पहला सिद्धांत मान लीजिए लाप्लास की थ्योरी है या नेबुलर हाइपोथेसिस या ग्रहाणु संकल्पना है, या जितनी भी संकल्पनाएं दी गई हैं वो एक दूसरे के ऊपर आधारित हैं। मान लीजिए किसी ने एक सिद्धांत दिया तो उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसके आधार पर दूसरी सिद्धांत दिया गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास कोई भी एक ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसके बारे में हम कह सके कि ये पृथ्वी की आंतरिक उत्पत्ति जो है, पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने वाला एकदम सटीक सिद्धांत। जो लेटेस्ट सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी है, जिसको हम साइंस सबसे ज़्यादा मानते हैं कि सबसे अधिक सत्यापित या सबसे ज़्यादा रीसेंट या साइंटिफिक थ्योरी। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति सिद्धांत पर आधारित हम कोई भी ऐसे एविडेंसेस डिराइव नहीं कर सकते। ऐसे कोई से भी हम साक्ष्य नहीं मिलते हमको जो कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताए। मान लीजिए ग्रहाणु संकल्पना है, वो ये मानती है कि पूर्व में जब आदिकाल था उस समय ब्रह्मांड में क्या थे? ग्रहाणु थे, छोटे छोटे कण थे। वो बाद में आपस मिलके एक ठोस पृथ्वी का निर्माण किया। तो उसके आधार पर पृथ्वी ठोस होनी चाहिए। जो वायव्य राशि कल्पना है या नेबुलर हाइपोथेसिस है वो ये कहती है कि पहले वायु राशि थी, पृथ्वी के अंदर जो कण थे और वो गोल गोल घूम घूम के एक्रीशन यानी उनके अंदर जुड़ाव होता गया और उसके बाद वो एक ऐसा वो बन गया, गोला बन गया जो बाद में सॉलिड होकर क्या बन गया? पृथ्वी नुमा बन गया। तो इसका मतलब आंतरिक भाग में पृथ्वी की वायु होनी चाहिए। लेकिन कोई भी तथ्य पर हम हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आधारित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी जो संकल्पना है, उत्पत्ति संबंधी जितने भी थ्योरीज है, सिद्धांत है, ये खुद ही विरोधाभासी हैं। सब में ही प्रॉब्लम है।
हर साइंटिस्ट ने दूसरे सिद्धांत को नकारा है, तो इसलिए हम इसके बेसिस पे हमको कुछ भी नहीं पता चलता पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो इसको तो हम हटा दें। फिर हमारे पास है कि आप कौन से सेकंड साक्ष्य, अप्राकृतिक या अप्रत्यक्ष प्रमाण, आर्टिफिशियल सोर्सेस। इसके अंदर आता है घनत्व, दबाव और तापमान। तो अप्रत्यक्ष जो साक्ष्य हैं उनको अगर हम देखें, अप्रत्यक्ष साक्ष्यों में हम सबसे पहले नंबर पे हम लेते हैं घनत्व को। घनत्व हमें किस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताता है। घनत्व का मतलब समझते हैं सभी लोग। घनत्व का मतलब है डेंसिटी। डेंसिटी या घनत्व ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो न्यूटन का सिद्धांत था, न्यूटन आपने सभी ने सुना होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जो गुरुत्वाकर्षण या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, जो उन्होंने दिया था 1687 में, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। उस 1687 का जो सिद्धांत था न्यूटन का, वो क्या था आप सभी को पता है कि वह सिद्धांत ये कहता है कि ब्रह्मांड में कोई भी जो अणु है, दो पार्टिकल है या दो बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडीज है या प्लैनेट्स हैं, वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और उनके बीच का जो आकर्षण का बल है वह उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल यानी उनके मासेस या मल्टीप्लिकेशन तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपात में होता है। यानी हम कहें दो बॉडीज है, एक ये दो, इन दोनों के बीच की ये दूरी है, तो इनके बीच की जो दूरी है उसको r लिख ले या हम यहाँ पे d लिख ले, तो इनके बीच की दूरी का जो वर्ग उसके तो विपरीत अनुपात में, और इन दोनों का जो गुणनफल है, उनका जो द्रव्यमान है, उसके डायरेक्ट अनुपात या डायरेक्ट रिलेशन में होती है। तो इसके आधार पर इसको यूज करके वैज्ञानिकों ने क्या किया, पृथ्वी की डेंसिटी या पृथ्वी का क्या निकाल लिया उन्होंने, द्रव्यमान निकाल लिया। और द्रव्यमान जो पृथ्वी का निकाला उन्होंने, एक जनरल या एवरेज द्रव्यमान जो पृथ्वी का निकाला, वो निकल के आया 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 5.5 प्रति घन सेंटीमीटर ये द्रव्यमान पूरी पृथ्वी का निकल के आया। अब जब ये द्रव्यमान निकल के आया तो हम देखें ये पृथ्वी है हमारी, और इस पूरी पृथ्वी का जो द्रव्यमान आया वो 5.5 आया ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसकी इकाई है। लेकिन जब हम ऊपर खुदाई करते हैं तो ऊपर खुदाई करने पे हमको सबसे पहले मिलती है 2.7। उससे थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो चट्टानों का जो घनत्व है कितना है, 2.8। नहीं, पूरी पृथ्वी का कितना है, 5.5। तो ये क्या इंगित करता है, ये बताता है कि ये तो एवरेज है, औसत है, और ऊपर कम है। इसका मतलब जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है, डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। तो पहली बात जो हमको मिलती है कि डेंसिटी या घनत्व जो है वह ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ठीक है, कैसे क्लियर हुआ कि ऊपर तो 5.5 है, और सॉरी संपूर्ण पृथ्वी का तो कितना है, 5.5 है। ये अंदर जाने पे घनत्व धीरे धीरे बढ़ता है। क्यों, क्योंकि ऊपर कम है। तो ये कॉमन सी बात है कि इसका मतलब नीचे जाने पे घनत्व ज्यादा है। तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वहां पर 13.6 के आसपास घनत्व होना चाहिए। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि चूंकि पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, जब पृथ्वी जब घूमती है तो घूमते समय वह बहुत ज्यादा हिलती नहीं, उसमें बहुत कम प्रिसेशन पाया जाता है। प्रिसेशन का मतलब है वॉबलिंग। वॉबलिंग कहे या कहे हम पुरस्सरण, हिंदी में उसको कहते हैं पुरस्सरण। तो ये जो पुरस्सरण यानी जो अपनी धुरी पे आपने कभी लट्टू को घूमते हुए देखा हो, जब हम घुमाते हैं तो लट्टू घूमते घूमते धीरे से हल्का सा डगमगाता है, लेकिन पृथ्वी ऐसी डगमगाती नहीं है। पृथ्वी पर लट्टू तो बहुत अच्छी तरह डगमगाता है, तो पृथ्वी नहीं घूमती है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण वैज्ञानिकों ने बताया कि जो घनत्व है पृथ्वी का वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तो 2.2 है, 2.3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, ऐसा नहीं है।
पृथ्वी का जो घनत्व है, आंतरिक भाग का जो पृथ्वी का घनत्व है, वह परतों में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है? परतों में, सकेंद्रीय परतों में बढ़ता है, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पे ये वाला जो घनत्व है, मान लीजिए 2.7 है, उसके नीचे 3.0 है, फिर 4.3 है मान लीजिए, और फिर 5.0 है, ऐसे बढ़ता है। बढ़ता तो है, बट कैसे बढ़ता है? सकेंद्रीय परतों में बढ़ता है। ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गई डेंसिटी से बात क्लियर हमको। इसके बाद हमें बात करनी है दबाव की। वैज्ञानिकों ने पहले तो ये माना कि परत दर परत जो चट्टानें हैं एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, इसलिए दबाव के कारण घनत्व नीचे जाने पे बढ़ता है। ऊपर से हम नीचे जाते हैं, मान लो ये एक लेयर है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो जो पांचवी है उसके ऊपर 4 का दबाव है, तो इसके कारण उस दबाव से या उस प्रेशर से इसका घनत्व या इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। वैज्ञानिकों का ये मानना था, और उन्होंने इसी को सीधे से लगाया हिसाब कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं घनत्व बढ़ता जाता है, और दबाव के कारण ऐसा घनत्व बढ़ रहा है। तो सोचा चलो हम इसको लैब में भी परीक्षण करके देखते हैं। लैब में जब परीक्षण किया इसका, तो ये पाया कि दबाव बढ़ाते गए, घनत्व बढ़ा, बट एक लिमिट के बाद घनत्व बढ़ना बंद हो गया। क्यों? उसका कारण वैज्ञानिकों ने बहुत कोशिश की कि क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो 2 पार्टिकल या 2 एटम्स या 2 अणु या परमाणु के बीच में बॉन्ड पाया जाता है। बॉन्ड जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? बंध पाया जाता है, और इस बंध को एक लिमिट तक ही आप छोटा कर सकते हैं दबा के, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग या प्रबल होता है। तो इसलिए ये बात भी गलत हो गई कि दबाव बढ़ाने से, अभी तक तो ये सोचा था हमने कि दबाव जितना बढ़ेगा उतना दबाव हम के बढ़ने से घनत्व जो है वह भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा। नहीं, एक लिमिट तक, एक लिमिट के बाद दबाव बढ़ने पे घनत्व नहीं बढ़ेगा। तो फिर उनको लगा जब दबाव बढ़ने पे घनत्व नहीं बढ़ रहा है तो क्या कारण है? तो दबाव बढ़ने पे घनत्व नहीं बढ़ रहा, तो उन्होंने कहा इसका सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी के नीचे जाने पर, हम जब पृथ्वी के अंदर जाते हैं, आंतरिक भाग में जब जाते हैं, तो 2 चीजें घनत्व से पता चली कि नीचे जाने में बढ़ता है, सकेंद्रीय परतों में बढ़ता है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में बढ़ता है, लेकिन इसलिए बढ़ता है कि आंतरिक भाग में जो चट्टानें हैं वो भारी पदार्थों से निर्मित है। उनका मूल नेचर, उनका नेटिव स्वभाव, नेटिव जो नेचर है एलिमेंट्स का, जो उसमें तत्व पाए जाते हैं वो भारी होते हैं। यानी ऊपर हमको मिलते हैं सिलिका, ठीक है, कार्बन, एल्युमिनियम, ये ज्यादा मिलते हैं, और नीचे जब हम जाते हैं तो हमको लोहा, कोबाल्ट, निकल, ऐसे भारी पदार्थ नीचे मिलते हैं। और इसी कारण ऊपर से नीचे जाने पर हमारा क्या बढ़ता चला जाता है? घनत्व बढ़ता जाता है। तो ये बात दबाव से क्लियर हो गई। थर्ड पॉइंट है तापमान। तापमान के रेफरेंस में ये जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर हमें पता है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ पाए जाते हैं, और ये भी हमको पता है कि ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं पृथ्वी में तो तापमान बढ़ता है। ठीक है, तो क्यों बढ़ता है? वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है वो जब विखंडित होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जब वह डिसइंटीग्रेट होते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी हीट के फॉर्म में यहाँ पर इकट्ठी होती रहती है। हीट यानी ऊष्मा, और वह ऊष्मा अंदर से बाहर नहीं आ पाती है आसानी से। क्यों? ऊष्मा के उसके तरीके कितने हैं? ऊष्मा के संचरण के तरीके, पहला तो है हम माने तो कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है संवहन, और तीसरा है हमारा विकिरण। ठीक है, तो विकिरण के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग से इसलिए नहीं निकल पाती कि पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ है वो पारदर्शी नहीं है, तो विकिरण के द्वारा हमारे यहाँ से ऊष्मा अंदर से नहीं निकलती। संवहन, इसको हम बाद में देखेंगे। कंडक्शन यानी स्पर्श के द्वारा जो ऊष्मा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ठीक है,
उसे हम कंडक्शन कहते हैं। तो एक कण दूसरे कण से स्पर्श करके ऊष्मा का संचरण करता है, वह भी नहीं हो पाता। क्यों? क्यों? अगर हम होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। अगर हम देखें तो अगर पृथ्वी के अंदर ऊष्मा निकली हो अंदर से, तो वह पृथ्वी की सतह पर आने में उसको कई अरबों वर्षों का समय लग जाएगा नीचे से ऊपर आने में, और यह काल बहुत ज्यादा है। तो ऊष्मा नीचे संचित होती जाती है। तो ऊष्मा जो नीचे संचित हो रही है वो आखिर बाहर कैसे आती है, निकलती कैसे? वह निकलती है किसके द्वारा? हमारे तीसरा जो है कन्वेक्शन, संवहन के द्वारा। संवहन यह प्रूव हो चुका है हमारी बात कि हम अध्ययन के द्वारा वैज्ञानिकों के, कि पृथ्वी में क्या पाया जाता है? महाद्वीपीय प्रवाह पाया जाता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाया जाता है। और वह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है? महाद्वीप जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर या एक दूसरे के नीचे, एक दूसरे के पास सरकते हैं, और उस सरकाव के कारण, उस प्रवाह के कारण जब महाद्वीप खिसकते हैं तो जो तरल मैग्मा है वह बाहर आता है और उसके द्वारा ऊष्मा निष्कासित होती है। तो इससे ये पता चलता है इस तापमान से कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई एक ऐसा तरल भाग है, लिक्विड पार्ट है, ये हमको पता चलता है, जिसमें कि संवहन की तरंगे चलती है ऊष्मा के इकट्ठे होने से। तो आज हमने पहला भाग पढ़ा है एविडेंसेस रिलेटेड टू क्या? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तीसरा भाग बाकी है, प्राकृतिक या प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसके अंदर, जिनको हम नेचुरल सोर्सेज भी कहते हैं, उसमें पहला तो है ज्वालामुखी क्रिया और दूसरा है भूकंप क्रिया। ठीक है, इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। और पृथ्वी के बारे में जो सबसे अधिक ज्ञान है वो हमें भूकंप विज्ञान से ही प्राप्त होता है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस बात को पूरी तरह से देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने कमेंट्स डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू।